नमस्कार। मैंने कल आपको बताया था कि 21 जुलाई 2002 को लखनऊ पुलिस के सभी अधिकारियों को और लखनऊ में स्थित उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया को एक झटके में बदल दिया गया। नए डीजी आ गए, एसएसपी मुअत्तल हो गए, नए एसएसपी की घोषणा हो गई और हम सभी लोगों का, सारे एसपीज़, सारे डिप्टी एसपीज़, सभी इंस्पेक्टर्स, सभी एसओज 4 घंटे के अंतराल में, चूँकि सब ट्रांसफ़र्स डील करने वाले विभाग शासन में अलग अलग होते हैं। आईपीएस के ट्रांसफ़र सीधे शासन से, एडिशनल एसपी के ट्रांसफ़र्स डीजी ऑफिस से, कार्मिक विभाग से आईपीएस अफसर्स की लिस्ट निकलती थी, प्रशासन से एडिशनल एसपीज़ और सीओज की निकलती थी और स्थापना से सब इंस्पेक्टर्स और इंस्पेक्टर्स की निकलती थी। थोड़ा टाइम आगे पीछे हुआ, लेकिन 4-5 घंटे में सभी के ट्रांसफ़र हो गए। आने वालों की भी घोषणा हो गई। आने वालों को बताया गया कि तुरंत चल दें, तुरंत ज्वाइन करें, और हम लोग जो ट्रांसफ़र हुए थे उनके लिए आदेश हुआ कि तुरंत चार्ज छोड़ें, आने वाले का इंतज़ार न करें और अपने गंतव्य पर जाएं। समस्या ये हुई कि 3 लोगों का, जो 4-5 एसपीज़ थे, एसपी सिटी पूर्वी, एसपी सिटी पश्चिमी, एसपी ट्रांसगोमती, एसपी ग्रामीण और एसपी ट्रैफिक, 5 में से 3 का इंटर स्टेट बॉर्डर फोर्स, सीमा पुलिस उत्तर प्रदेश की उस समय हुआ करती थी, उसमें ट्रांसफ़र हुआ। श्री आर.के. राठौर साहब का, जो एसपी सिटी पश्चिमी थे, उनका गोंडा, मेरा और श्री ओंकार सिंह जो एसपीआरए थे, उनका बहराइच। हम दोनों लोग विभाग के गए कि साहब पोस्ट तो वहाँ एक ही है, 2 लोगों की पोस्टिंग हुई है, इस संबंध में क्या निर्देश है, कहाँ ज्वाइन करना है। बॉर्डर पुलिस के हेडक्वार्टर से पता किया गया। 22 को ये रात में हुआ ही था, ऑफिस बंद हो गए थे। 23 की सवेरे से हम लोगों ने भागना शुरू किया। टीजी बॉर्डर फोर्स श्री विक्रम सिंह ने कहा कि साहब हम एक ही आदमी को ज्वाइन करा सकते हैं। उन्होंने अपना जहाँ कहीं बात करनी थी बातचीत की और फिर ये बात तय हुई कि 3 लोग जो हटाए जा रहे हैं यहाँ से, जिन्हें पनिश किया जा रहा है, जिन्हें पनिशमेंट पोस्टिंग पर भेजा जा रहा है, वो 3 लोगों को एक साथ एक ही डिपार्टमेंट में भेजना उचित नहीं है। विद्वानों का दिमाग चला होगा इसमें, जो कुछ भी इनके दिमाग में आया, तो फिर शाम तक, यानी 23 तारीख की शाम तक, 23 जुलाई 2002 की शाम तक ये मॉडिफाई हुआ। पहले तो बहराइच जाने के लिए श्री ओंकार सिंह साहब, चूँकि सीनियर थे, उनसे कहा आप ज्वाइन करिए। मुझसे कहा आप रुके रहिए, आपका दूसरी जगह जालौन में किया जाएगा। पता लगा जालौन में ऑलरेडी कोई अधिकारी हैं। फिर मुझसे कहा रुके रहिए, और फिर फाइनली शाम को आदेश मॉडिफाई हुए। श्री आर.के. राठौर को पीएसी हेडक्वार्टर लखनऊ और मुझे 23वीं बटालियन पीएसी मुरादाबाद के लिए स्थानांतरित किया गया, इस निर्देश के साथ कि आप अभी रवाना हो जाएंगे और अभी जाकर ज्वाइन करेंगे। आदेश था, सरकार का आदेश था, शासन का आदेश था। सत्ता में उस समय आदरणीय बहन मायावती जी मुख्यमंत्री थी, आप समझ सकते हैं। और ये कहा गया कि तत्काल पहुंच के ज्वाइन करें। 23 तारीख को आदेश मिला। 24 तारीख को सवेरे मैंने मुरादाबाद जाके पीएसी में ज्वाइन कर लिया। नई पोस्टिंग थी। मैं अपने पूरे कैरियर में कभी भी पीएसी में पोस्टेड नहीं रहा। अपने कैरियर में या तो मैं जिला पुलिस में रहा, जैसा कि मैं डे 1 से, पहले दिन की पोस्टिंग से अब तक अलग अलग पार्ट्स में अपने एक्सपीरियंस शेयर करता रहा हूँ। मैं कभी
जिला पुलिस के अतिरिक्त और एसटीएफ की स्थापना और उसमें काम करने के अतिरिक्त कभी किसी दूसरी यूनिट में पोस्ट नहीं हुआ था। मैं पहुंचा वहाँ पर। अच्छी बात ये थी, उस समय डीआईजी रेंज श्री रजनीकांत मिश्रा साहब वहाँ थे, लेकिन वो रेंज में थे, हम पीएसी में हमने ज्वाइन किया। वो मेरे एसएसपी लखनऊ रह चुके थे। पीएसी में सुविधाओं की कमी नहीं होती, वहाँ आपके रहने की सुविधा, मेस की सुविधा, आदमियों की सुविधा, गाड़ी की सुविधा, सारी सुविधा होती है। बट डिसिप्लिन मेंटेन करना, पीएसी की अलग अलग टुकड़ियों का व्यवस्थापन, प्रदेश में जहाँ जहाँ होना है उनको देखना और सुपरविज़न करना। यूएस सिंह साहब हमारे कमांडेंट थे। बहुत अच्छा लगा। 10-15 दिनों तक ऐसा लगा कि बहुत दूर से चल के आ रहा हूँ, कई हज़ार किलोमीटर, थक गया हूँ, आराम की ज़रूरत है। पूरा सफ़र सीओ सोनभद्र से लेके लखनऊ में सीओ महानगर, सीओ हज़रतगंज, सीओ कैसरबाग, पूरी एसटीएफ की तैनाती और उसके बाद करीब करीब 3 साल एसपी सिटी लखनऊ की तैनाती के बाद आराम किया। कष्ट ये था कि जिला पुलिस में कभी सवेरे कभी उठ नहीं पाया, क्योंकि रात में जो उस ज़माने की पुलिसिंग थी कि जब तक सिनेमा हॉल बंद न हो जाएं अंतिम शो के बाद और उसका अंतिम आदमी अपने घर न पहुंच जाए, कोई भी अधिकारी कर्मचारी घर नहीं जाता था जो जिला पुलिस में पोस्टेड था। कहने का आशय है कि जब आप घर पहुंचते हैं तो फाइनली 1:30 या 2 बज जाते हैं। उस समय आप खाना खाते हो, खाना खा के सो जाते हैं। ऐसे में सुबह 6 बजे उठना नामुमकिन है। विशेष परिस्थितियों में किसी वीआईपी के मूवमेंट में या पुलिस लाइन के किसी आयोजन में सुबह उठा जाता है, अन्यथा सुबह उठने की कोई बहुत ख़ास आवश्यकता नहीं होती। पीएसी में डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, तो आपको सुबह परेड के समय में, हफ्ते की 2 दिन की परेड में आपको सुबह 5:30 बजे तैयार होकर जाना होता है। ये शुरू में थोड़ा सा कष्ट हुआ, लेकिन खूब खेलने की खूब जगह थी। सारी पीएसी इस्टेब्लिशमेंट में आपको खेल कूद के सब उच्च कोटि के सामान, बढ़िया जिम, अच्छा मैदान जिसमें आप सुबह दौड़ सकते हैं, सारी सुविधाएं होती हैं। बहुत आराम की ज़िंदगी कट रही थी। पहले तो खूब सोया, परेड से लौट के आता था, नहा धो के खाना खा के सो जाना, फिर शाम को थोड़ी देर पीएसी के इस्टेब्लिशमेंट का काम देखना, लोगों की शिकायत सुनना, जो हमारी टुकड़ियाँ बाहर लगी हुई थी उनका रिव्यू करना, शाम को जल्दी आ गए, फिर सो गए खाना खा के। आराम चल रहा था। और ये भी कि चलिए साहब, एक बहुत लंबी यात्रा के बाद कोई आराम की पोस्टिंग मिली है, लेकिन आदत ऐसी थी कि जब तक आप क्राइम के सिलसिले में जो भी कार्रवाई होती है वो इतने दिनों से जैसे वो रूटीन बन गया था, जैसे वो अंग बन गया था लाइफस्टाइल का, वो नहीं मिल रहा था। तो थोड़ा सा 1 महीने बाद ऊब सी लगने लगी, परेशान होने लगा कि जैसे लगता था कि जीवन ही खाली हो गया, कोई काम ही नहीं रह गया, अब सारा काम ख़त्म हो गया। बस सुबह शाम मैदान, शाम को गाड़ी लेके अपना शहर एक बार घूमाए। हर दूसरे तीसरे दिन डीआईजी रेंज साहब के यहाँ चले जाते थे, चूँकि वो हमारे एसएसपी रहे थे। लेकिन अचानक एक दिन 26/9 को लखनऊ से आदेश हुआ कि आप तत्काल वहाँ से चल के एसपी क्राइम लखनऊ के पद पर ज्वाइन करें। मैंने आपको बताया था कि उसके बाद जो नया सेटअप आया लखनऊ में, सारे इंस्पेक्टर, सारे डीएसपी, सारे एसपीज़, एसएसपी सब नए हो गए थे। बड़ा नेचुरल है कि जब सारे लोग नए होंगे तो ऐसे क्राइम करने वाले, जिनको ये ज्ञान हो जाता है कि हमारी गतिविधियों पर नज़र रखने वाले चले गए हैं या हमारी गतिविधियों पे नज़र रखने वाला इस समय कोई नहीं है, स्वच्छंद हो जाते हैं। निश्चित रूप से क्राइम का रेट बढ़ा और कई बड़े गंभीर अपराध हो गए।
किसी स्तर पर बात हुई होगी और ये पाया गया कि ज़िले में तो लिया जाना संभव नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने सभी अधिकारियों को ज़िले से हटाया है। तो एसपी क्राइम के पद पे मेरा स्थानांतरण किया गया। यानी मैं लखनऊ से हटने के बाद करीब करीब 2 महीने ही पीएसी में रहा हूँगा और 2 महीने बाद वापस लखनऊ ज़िले के एसपी क्राइम यूनिट में भेज दिया गया। उस ज़माने में एसपी क्राइम का दफ्तर सीओ कैसरबाग के ऊपरी हिस्से में हुआ करता था। अब तो इसका बहुत अच्छा दफ्तर बाद में बन गया, लेकिन पहले ये सीओ कैसरबाग यानी कैसरबाग कोतवाली का जो कैंपस है उसके एक भाग में कोतवाली है, दूसरे भाग में एसपी सिटी पश्चिमी और सीओ कैसरबाग का ऑफिस है। एसपी सिटी पश्चिमी और सीओ कैसरबाग के ऑफिस से ऊपर यानी प्रथम तल पे एसपी क्राइम का दफ्तर हुआ करता था। एसपी क्राइम का स्टाफ था ऐसे जटिल और गूढ़ मामले जो थाने की पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाती थी, या जिसमें बहुत समय लग रहा था, या कई थानों का इन्वॉल्वमेंट या कई जिलों का इन्वॉल्वमेंट जिस क्राइम में होता था, ऐसी विवेचनाएं या ऐसे क्राइम को का अनावरण करने के लिए एसपी क्राइम को एसएसपी समय समय पर ऐसे विवेचनाएं या ऐसी जांचें दे दिया करते थे। तो नेचुरली स्टाफ भी था, कुछ इंस्पेक्टर्स थे, सब इंस्पेक्टर्स थे, कुछ सिपाही थे। एक मैंडेट में ज़रूर शामिल था कि जब भी कोई गंभीर अपराध होगा, जैसे हत्या, बड़ी लूट, डकैती, इस तरह के किसी अपराध में एसपी क्राइम अपने साथ उनके पास जो भी क्राइम के रिकॉर्ड से संबंधित फ़ोटोग्राफ्स हैं, अलग अलग क्राइम के, जैसे लुटेरों के अलग एल्बम थे, डकैतों के अलग एल्बम थे, भाड़े पर हत्या करने वालों के अलग एल्बम थे, इन सब पे ढेर सारी फ़ोटोग्राफ। मैं फिर बार बार कहूँगा कि उस समय तक डिजिटल रिकॉर्ड रखने की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। आज ये सारा काम अपने मोबाइल पे करते हैं। हमारा एसपी सिटी या सर्किल ऑफिसर, इवन एसओज, तमाम ऐप पुलिस मुख्यालय से निर्गत बनाए गए हैं जो सबकी मोबाइल पे डाउनलोडेड है, जिसमें अलग अलग अपराधों से संबंधित, अलग अलग ज़िलों से संबंधित, प्रदेश की स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से संबंधित सारे फ़ोटोग्राफ्स होते हैं और उसी मोबाइल पर पीड़ित को ये फ़ोटो अब दिखा दिए जाते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। सब एल्बम के फॉर्म में हार्ड कॉपी उसकी फ़ोटोग्राफ की रखी रहती थी और उसमें सामने एक काले रंग की तख्ती होती थी जिसमें उसका नाम, उसके पिताजी का नाम, किस तारीख को वो गिरफ़्तार किया गया है और किस अपराध में गिरफ़्तार किया गया है, ये खड़िया मिट्टी यानी चौक से लिखा होता था और तब वो तख्ती सामने रख के वो फ़ोटो खिंचाई जाती थी। वो फ़ोटो भी प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र नहीं खींचते थे, वो फ़ोटो पुलिस का ही एक फ़ोटोग्राफ़र था जो खींचा करता था। हर थाने से सूचना जाती थी कि हमारे यहाँ मुलजिम पकड़े गए हैं, आप फ़ोटोग्राफ कर लीजिए। वो अपना स्कूटर मोटरसाइकिल से भाग के जाता था, वो फ़ोटो करता था। उसी दिन शाम को इसकी हार्ड कॉपी निकाल के एक कॉपी संबंधित थाने को और एक कॉपी एसपी क्राइम के रजिस्टर के लिए, उनके एल्बम के लिए दे दिया करता था। 2 महीने तक किया गया और जैसा कि मैंने बताया कि चूँकि उस समय अपने शबाब पे था क्राइम, तो दिन भर इस सीन ऑफ क्राइम से भाग के दूसरे सीन ऑफ क्राइम, दूसरे सीन ऑफ क्राइम से भाग के तीसरे सीन ऑफ क्राइम, गाड़ी लिए आदमी दौड़ता ही रहता था। यहाँ भी बामुश्किल तमाम 2 महीने रुक पाया हूँगा मैं, 29/9 से और फिर 30/10 या 1/11 तक मैं यहाँ रहा। तभी ये पता लगा कि गाज़ियाबाद में कुछ बहुत ही गंभीर घटनाएं हुई हैं क्राइम की। गाज़ियाबाद एनसीआर में उस ज़माने में जो बुज़ुर्ग दंपति अकेले मकान में रह जाते थे, जिनके बच्चे व्यवसाय या पढ़ाई के सिलसिले में बाहर चले जाते थे, उनकी हत्याएं ताबड़तोड़ हुई। बहुत बड़े बड़े मकान जिनमें बुज़ुर्ग दंपति हैं, बदमाश घुस गए, उनकी हत्या कर दी और सारा मकान खंगाल के लेके चले गए। ऐसी दसियों घटनाएं हो गई और श्री चंद्र प्रकाश साहब उस समय
एसएसपी गाज़ियाबाद थे। उनकी रिक्वेस्ट पर कि साहब यहाँ क्राइम में दिक्कत हो रही है, और ये क्राइम सिटी में हो रहा था बहुत, गाज़ियाबाद सिटी में। वहाँ फिर मुझे मेरा फिर स्थानांतरण हुआ, यानी लखनऊ में एसपी सिटी से हटने के बाद नहीं, मेरा तीसरा स्थानांतरण हुआ, और 2-2 महीने पर स्थानांतरित किया गया। मैं गाज़ियाबाद पहुंचा, बहुत अच्छे एसएसपी थे, एसपी सिटी हुआ, बहुत काम था वहाँ पर। क्राइम वहाँ भी बहुत, वैसे भी एनसीआर में सामान्य प्रदेश के अन्य हिस्सों से, गाज़ियाबाद, नोएडा, मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़ और मुजफ्फरनगर, ये दिल्ली के आसपास के बागपत, यहाँ पर क्राइम का जो ट्रेंड है वो और दिल्ली का क्राइम का ट्रेंड लगभग एक सा है, कोई बाउंड्री नहीं है क्रिमिनल्स के लिए। तो पूरे एनसीआर के क्राइम का ट्रेंड एकदम अलग है। वहाँ पहुँचा, वहाँ बस 3 नवंबर को मैंने ज्वाइन ही किया। उसके बाद 18 नवंबर को राज्यसभा का एक इलेक्शन होना था। 9 नवंबर को उसके नॉमिनेशन फाइल्स होने थे। ये सब दिल्ली में होना था। मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि ये जो नेक्सस बार बार लोग अपने कमेंट में पूछते हैं, माफिया, पॉलिटिशियन, पुलिस नेक्सस की बात की जाती है। इस घटना के बारे में इसलिए बताना आवश्यक था कि 9 नवंबर 2002 को इसके नॉमिनेशन फाइल करने की अंतिम तिथि थी। 10 सीटों के लिए राज्यसभा के ये मतदान होना था। एक द्विवार्षिक हर 2 साल पर होने वाले रेगुलर राज्यसभा की सीटों के लिए, और एक रिक्त हुए राज्यसभा की सीट के लिए। आप इसमें जानते हैं कि इसमें आनुपातिक वोटिंग के आधार पर कैंडिडेट इलेक्ट किए जाते हैं। जिसकी जितनी संख्या विधानसभा में होती है उससे उसको अंदाज़ होता है कि उसके कितने कैंडिडेट्स वो जिता सकता है या कितने कैंडिडेट्स उसके चुन के जाएंगे। 9 तारीख को करीब 11 साढ़े 11 बजे ललित सूरी, एक बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया, और ऐसा माना गया कि जो 10 सीटें हैं ये सभी, अगर झगड़ा न हुआ आपस में, मतलब अगर कंटेस्ट न हुआ, तो ये सब लोग जिस दिन इलेक्शन होगा उसी दिन बिना इलेक्शन के जीत जाएंगे। ललित सूरी के नॉमिनेशन फाइल करने के बाद 3 बजे इसका अंतिम समय था नॉमिनेशन फाइल करने का, और उसके आधे घंटे पहले ही एक आर्म्स डीलर हैं सुरेश नंदा, आर्म्स डीलिंग में बदनाम भी हैं, बड़े आदमी भी हैं, व्यापारी भी हैं, लेकिन इनका ताल्लुक दिल्ली से है। इन्होंने भी इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन फाइल किया। जो प्रस्तावक जितने ज़रूरी होते हैं वो प्रस्तावक भी हो गए। सरकार, जैसा मैंने पहले कहा, कि सुश्री मायावती जी की थी, श्रद्धेय सुश्री मायावती जी उस समय मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की। जैसे ही ये नॉमिनेशन फाइल हुआ, ऐसा लगा कि ये उनके विरोधियों की, विपक्षियों की, या जो उनकी समझ में आया, राजनीति की बहुत समझ नहीं है मुझे, लेकिन उन्हें कुछ गड़बड़ सा लगा। तुरंत ये देखा गया, 3 बजे इसकी डेडलाइन थी, और 9 तारीख को ये नॉमिनेशन फाइल करने की अंतिम तिथि थी, 11 तारीख को नॉमिनेशन विड्रॉ करने की अंतिम तिथि थी, और 18 तारीख को इलेक्शन था। इसी इलेक्शन में अमर सिंह जी, राजनाथ सिंह जी और कांग्रेस से अखिलेश दास जी, ये भी इलेक्शन, इन्होंने भी अपने नॉमिनेशन फाइल किए थे। तुरंत हलचल हुई वहाँ से, लखनऊ से बार बार फ़ोन कि साहब, उन्होंने वहाँ पर अपना जो वोटर लिस्ट सुरेश नंदा ने लगाया था वो गाज़ियाबाद का था। गाज़ियाबाद के किसी मोहल्ले के किसी मकान नंबर का उद्धरण करके और वोटर लिस्ट में नाम उनका आया था, और वो वही लगाया गया था। चूँकि ये शायद बाध्यता होती है राज्यसभा के इलेक्शन में कि उस राज्य का होना आवश्यक है, उस राज्य का नागरिक होना आवश्यक है। तुरंत वो कागज़ वहाँ से निकाला गया, और भाग दौड़ चारों तरफ एकदम पूरा ज़िले में, ज़िले के अधिकारियों में हलचल हो गई। ये पता लगाया जाने लगा कि ये
इसमें जो इलेक्टोरल रोल है, यानी मतदाता सूची में ये नाम कैसे आया, कौन ले आया। खैर, इस बीच में डेट भी निकल गई, इलेक्शन भी हो गया और एक मुकदमा लिखाया गया कि साहब ये फ्रॉडुलेंटली ये नाम इसमें अंकित कराया गया है मतदाता सूची में। ये मुकदमा कोतवाली में, गाज़ियाबाद की कोतवाली में लिखाया गया और जो सत्ता पक्ष के लोग थे वो उन्होंने ज़ोर दबाव देके ये मुकदमा वहाँ लिखवाया। खैर, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ मुकदमा लिखा जाना था। मुझे कहा गया कि इसमें मुकदमा लिखा जाना है, मुकदमा लिख दिया गया। एक दिन श्री अमरमणि त्रिपाठी, उस समय सबसे पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे मायावती जी की गवर्नमेंट में, इन्होंने एक फ़ोन किया। इन्होंने ये कहा कि ये मुकदमा लिखा गया है लेकिन इस आदमी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई और ये आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी अगर इसमें गिरफ्तारी ना हुई। इतना सीरियस ना तो ये मामला था और ना हमारा जो हमारी समझ थी। हमारे सीओ सिटी थे के गौतम, इंस्पेक्टर थे हमारे सोमवीर सिंह कोतवाली के, बहुत समझदार, बहुत ही एक्सपीरियंस लोग थे। के गौतम का नाम हमारे जो लोग इसको सुन रहे हैं ज़्यादातर लोग जानते होंगे। वो सीओ सिटी गाज़ियाबाद थे, मेरे ही सीओ थे। बहुत लंबा एक्सपीरियंस था और बाद में वहाँ से कहाँ गए थे मुझे पता नहीं, अब तो खैर रिटायर हो गए और अपना सेवानिवृत्त के बाद अभी भी स्वस्थ हैं। मेरी मुलाकात यहाँ हुई थी। सबको बुलाया, मैंने पूछा भाई ये ऐसी ऐसी बात कही जा रही है और ये क्या ऐसा है कि इसमें गिरफ्तारी की जानी है, गिरफ्तारी इसके लिए आवश्यक है, ऐसा क्या मामला है। तो खैर दबी ज़बान में सबने कहा कि आप समझ सकते हैं कि क्यों इसके लिए दबाव बनाया जा रहा है। ये आर्म्स का बहुत बड़ा डीलर है दिल्ली का, देश भर में आर्म्स की सप्लाई, जो लाइसेंस्ड आर्म्स की सप्लाई है वो करता है और तमाम इलीगल काम है, पैसे वाला बहुत है और आप समझ सकते हैं कि क्यों इसके लिए दबाव बनाया जा रहा है। खैर शाम तक फिर अमरमणि जी का फ़ोन आया, फिर मेरे एसएसपी श्री चंद्र प्रकाश साहब के पास फ़ोन आया। मैं उनके पास भाग के गया कि साहब करना क्या है इसमें, ये ऐसा क्या है। तो इलेक्शन सब हो गया और बोले राजेश हमें ये लगता है कि इसमें दबिश आपको भेजनी पड़ेगी। तो मैंने कहा साहब वो यहाँ तो रहता नहीं है, यहाँ से कोई मतलब है, वो तो दिल्ली में है और दिल्ली में बड़ा बिजनेसमैन है, पॉलिटिकल एफिलिएशन इसका क्या है ये मुझे नहीं पता। बोले इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपने सबॉर्डिनेट से बात कर लीजिए, एक टीम भेजिए और दबिश दिलवाइए। उनकी बात मेरी समझ में आई, मैं समझ गया इशारे में। मैंने के गौतम और इंस्पेक्टर सोमवीर सिंह से बात की कि इसमें कौन कौन सी टीम किसको किसको भेजना उचित है। 2-3 अच्छे इंस्पेक्टर्स हो ये सब घेर घार के और दिल्ली में उनके घर पे एक रेड भेजी गई उनको अरेस्ट करने के लिए। खैर जैसा कि होता है, बड़ा आदमी था, बड़ा पैसे वाला था, आर्म्स का बहुत बड़ा डीलर था, तो पता तो उसे हो ही जाना था कि पुलिस उसके अरेस्ट के लिए चली है। पुलिस ने खाना पूर्ति की, वापस लौट आई। पुलिस वापस लौट ही रही होगी कि अमरमणि जी का फ़ोन आया। अमरमणि त्रिपाठी ने कहा कि देखिए अब आपने काम किया और यही काम आपको पहले करना चाहिए था और खाली एक रेड से काम नहीं चलेगी, अब दूसरी पुलिस टीम कल परसों तक भेजिए और इसको पकड़ा जाना बहुत आवश्यक है। खैर मुकदमे की विवेचना कर रहे इंस्पेक्टर साहब ने ये सारी कार्रवाई अपनी केस डायरीज़ में अंकित की कि फला रवाना हुए। डीआईजी से परमिशन ली गई लखनऊ में रेड करने के लिए, दबिश करने के लिए, और पुलिस वहाँ पहुँची। वो दस्तयाब नहीं हुआ, यानी कि नहीं मिला।
खैर दोबारा भी दबिश गई, हाहाकार मचा, अखबारों में निकला, और शायद यही अपेक्षा थी कि उसे डराया जाए, उसे धमकाया जाए। 10 दिन के बाद एक दिन अमरमणि त्रिपाठी जी केंद्रीय वो कैबिनेट मिनिस्टर थे उस समय, उन्होंने ये पूछा कि आप कहाँ हैं। मैंने कहा मैं ऑफिस में हूँ। उनका मैं निकल रहा था, दिल्ली जा रहा था, मैं सोचा आपसे मिल लूँ। मैंने कहा बिल्कुल आ जाएं। वो मेरे कार्यालय आ गए और कार्यालय में बैठे। फिर उन्होंने इसका जिक्र किया कि वो ऐसा है एसपी सिटी साहब, अब जो हुआ वो हुआ, अब इस केस में फ़ाइनल रिपोर्ट लगनी है। तो मैंने कहा साहब फाइनल रिपोर्ट कैसे लग जाएगी? हम रेड पर रेड कर रहे हैं, केस डायरीज इसकी लिखी जा रही हैं, एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। इसमें जिस लेखपाल ने या रेवेन्यू के अफसर ने ये सर्टिफाई किया था कि ये यहाँ पे रहते हैं, जिन 2 लोगों की गवाही लिखी गई थी कि ये यहाँ पे रहते हैं, इन सबको हम अभियुक्त बना रहे हैं साहब, इसमें एफआईआर कैसे लगेगी? उन्होंने कहा ये लगनी है। तो मैंने कहा साहब ये ऐसे संभव नहीं है। फिर उन्होंने कहा देखिए ये लगनी है, मैं बता रहा हूँ, अगर नहीं लगी शाम तक आप इसकी एफआईआर लगवा के अपने आईओ से उसकी कॉपी हमें दिल्ली भिजवा दीजिएगा, मैं इस पते पर रुका हुआ हूँ। मैं इरिटेट हुआ, मैंने कहा कि ये संभव नहीं है, और ये इतनी जल्दी मैं अपने आईओ से ये कह भी नहीं सकता हूँ कि अभी तक तो मैं ये कहता रहा कि साहब गाड़ी 100 की स्पीड से एक दिशा में जा रही है और अचानक पीछे मुड़े गाड़ी और फिर दूसरी दिशा में, विपरीत दिशा में उसी स्पीड से चलने लगे। ये संभव नहीं है, और इतनी जल्दी तो बिल्कुल संभव नहीं है। अगर इससे इतर कोई फैक्ट्स विवेचना में आते हैं तो उन्होंने कहा फिर आप जानिए, आपका काम जाने, ऐसा नहीं होता है तो आप यहाँ नहीं रह पाएंगे। मैंने कहा साहब आप शासन में हैं, सत्ता में हैं, आदेश आएगा मैं चल दूँगा। ऐसा कह के वो नाराज़गी में, गुस्से में उठे वहाँ से और अपनी सरकारी वाहन पे बैठ के वहाँ से चले गए। उनकी इस धमकी से मैं परेशान हुआ और मैं सीधे एसएसपी साहब के पास पहुँचा। एसएसपी साहब ने कहा कि नहीं ऐसा क्या हो गया, मैं अभी बात करता हूँ, ऐसे संभव भी नहीं है, और कि आप 15 दिन से 20 दिन से एक दिशा में जा रहे हैं और अचानक 2 घंटे में वो पूरी दिशा बदल के विपरीत दिशा में 2 ही घंटे में उसको स्टॉप कर दें, ये संभव नहीं है। इतने, जैसे हम कहते हैं कि पर्चे कट चुके हैं केस डायरीज़ में, इतनी केस डायरीज इसकी काटी जा चुकी हैं। डे टू डे एक्टिविटी जो आईओ है वो केस डायरी में लिखता है, और जब फिनिश करता है तो वो लिखता है कि हाँ आज की कार्रवाई बंद की जाती है, कल हम ये कार्रवाई करेंगे, और फिर अचानक उससे अलग कोई काम शुरू किया जाए तो ये ठीक नहीं है। बहरहाल उन्होंने कहा कि मैं बात करूंगा, और वो भी प्रभावशाली थे, बहुत ही बढ़िया अधिकारी, चंद्र प्रकाश साहब लाजवाब अधिकारी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, और कभी इधर उधर में उनका कभी नाम नहीं रहा। बहुत अच्छी जगहों पे रहे, और जहाँ रहे उन्होंने प्रोफेशनली अपने आप को साबित भी किया। मैं मुतमईन हो गया, लेकिन शाम को 11 बजे मेरा स्थानांतरण का आदेश आ गया। मैं एसपी सिटी गाज़ियाबाद से कुल 3 महीने रहा, मैं 3 महीने कुछ दिन, और उसी दिन जिस दिन वो अमरमणि धमकी दे के गए थे उसी दिन शाम को, क्योंकि मैं भी ये नहीं समझ रहा था कि कोई इतना पावरफुल हो, कोई इतना हो कि मुख्यमंत्री से, और वह मुख्यमंत्री भी कैसी, सुश्री मायावती जैसी, कि वो क्यों एक मिनिस्टर के कहने पर एक इम्पॉर्टेंट ज़िले के एसपी सिटी को 1 मिनट में हटा सकती है। मुझे भी कम इसका यकीन था, और एसएसपी साहब ने बताया कि राजेश तुम्हारा तो ट्रांसफ़र आ गया है। मैंने कहा साहब वो ऐसा कह के गए थे, मैंने आपसे बोले मैं भी बहुत ताजुब में हूँ, मैंने भी सारी बात बताई थी, पता नहीं क्या बात है, ऐसा क्यों हुआ। बहरहाल ट्रांसफ़र हुआ, अगले दिन मैंने चार्ज छोड़ा, वहाँ से आके मैंने विजिलेंस में ज्वाइन कर लिया। विजिलेंस भी बहुत, एक तो लखनऊ में
अपने परिवार के साथ, दोनों बच्चे मेरे पढ़ते थे उस समय। मेरे माताजी और मेरे पिताजी मेरे साथ रहते थे और मेरी श्रीमती जी। सरकारी एकोमोडेशन जो राज्य संपत्ति विभाग का था, चूँकि 2-2 महीने पे हम ट्रांसफ़र हो रहे थे, वो लीवरेज हमें मिल रहा था। और बीच में हम लखनऊ भी एसपी सिटी रह लिए, तो हटने के बाद फिर 6 महीने का मौका मिलता है। गाज़ियाबाद से जब लौटे तो फिर लखनऊ आ गए, तो वो हमारा लिया जो था वो बना रहा उस मकान से, और खाली कराने की नोटिस जो सामान्य रूप से इतने दिनों में आ जाती है वो नहीं आई। मैं इत्मीनान से विजिलेंस की नौकरी, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक, और बहुत ज़्यादा काम भी नहीं, थोड़े से मामले, 3 इंस्पेक्टर्स, बहुत अच्छे अच्छे अधिकारी वहाँ पोस्ट थे। राजेश राय साहब थे, बहुत से लोग थे और सीनियर लोग। ज्ञान की बातें दिन भर होती थी, शाम को अपने समय से। न वहाँ सभासद को आना, न वहाँ विधायक को आना, न किसी का फ़ोन आना, कुछ नहीं, प्रोफेशनल काम सिर्फ। वो भी इत्मीनान से हम अपने काम में लगे हुए थे, और कैसे समय बीत गया। लेकिन लखनऊ में था, लखनऊ के बारे में लोग बहुत लंबे समय, चूँकि मैं लखनऊ ज़िले में था, और कालिदास मार्ग पे ही, विक्रमादित्य मार्ग पे ही ऑफिस भी था इसका। अब तो वो ऑफिस कहीं और शिफ्ट हो गया, उसमें वो शायद चीफ सेक्रेटरी का बंगला अब हो गया है, लेकिन बहुत गहमा गहमी उस विजिलेंस में हुआ करती थी। तो शहर के लोग जो जानने वाले थे वो आया करते थे मिलने के लिए। जो तमाम हमारे पत्रकार मित्र थे वो एक चक्कर वहाँ लगा लिया करते थे, तो बिल्कुल अपडेट रहते थे लखनऊ के क्राइम के बारे में, लखनऊ की व्यवस्थाओं के बारे में, लखनऊ की जो तमाम राजनीतिक गतिविधियाँ होती हैं उनके बारे में। लोग अलग अलग तरह से अपनी अपनी तरह से बता दिया करते थे, हम अपडेट रहा करते थे। क्राइम में कोई कमी नहीं आई थी, त्राही त्राही मची हुई थी, अखबार रंगे रहते थे। यहाँ भी मैं बस 2 महीने ही रह पाया होऊंगा। एक दिन फिर मुझे बुलाया गया, आईजी जोन साहब ए के जैन साहब ने बुलवाया। उन्होंने कहा, राजेश, विजिलेंस में तुम्हारा क्या काम है? मैंने कहा, साहब शासन ने पोस्ट किया है, काम जहाँ भी है वहाँ काम ही होगा, काम निकलेगा, काम करेंगे। बोले नहीं, इस समय क्राइम में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। मैंने कहा, साहब मैं एक बार रह चुका हूँ, दोबारा का क्या मतलब है? बोले नहीं नहीं, आपकी ज़रूरत है, और आज शाम तक मैंने बात कर ली है, आज शाम तक आपका आदेश हो जाएगा, आप आके ज्वाइन करिए। उन्होंने लिस्ट बताई कि ये 5-7 जो घटनाएं हुई हैं अभी तक नहीं खुल पाई हैं, बहुत दबाव है, और आपको जो टीम चाहिए वो टीम ले लीजिए और इन घटनाओं को वर्कआउट करिए। इस तरह से 29 अप्रैल 2003 को, 28 को मुझे बुलाया गया, 29 तारीख को मैं फिर से दोबारा एसपी क्राइम के पद पर स्थापित हुआ। विजिलेंस बगल में था। सुबह ऑफिस गए, चार्ज छोड़ा, और आफ्टरनून में जाके एसएसपी लखनऊ के यहाँ ज्वाइन किया और एसपी क्राइम के अपने ऑफिस में बैठ गया। आज काफ़ी वक्त हो गया, और इस बीच में, यानी जब मैं लखनऊ से हटा था 21 जुलाई 2002 से 29 अप्रैल 2003 के बीच में, ये मेरा 5वां ट्रांसफ़र था। आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि जब राजा नाराज़ हो, या उसको ये लगे कि ये लखनऊ के लायक नहीं है, सारे अधिकारी 1 नंबर से लेके और लास्ट तक सब ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, तो कोई सुनने वाला नहीं होता। जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लोग अपनी अपनी बात कह के वहाँ पोस्टिंग के लिए कहते हैं। और इस थोड़े से पीरियड में मेरे 5 ट्रांसफ़र हुए, और 29 अप्रैल 2003 को मैं फिर से एक बार एसपी क्राइम हुआ। शेष अगले अंक में। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि अगले 2 दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए बल्कि, कल, परसों और नरसों हम लोगों को दूसरे ज़िले का एक प्रशासनिक दायित्व दिया गया है, पूरे प्रदेश में अलग अलग ज़िलों के लिए। तो कल दोपहर बाद मैं बरेली से बाहर चला जाऊंगा, और सोमवार की सुबह वापस वहाँ से लौटूंगा। तो इन 3 दिनों में, कल, परसों और नरसों, मैं यहाँ रहूँगा ही नहीं, वापस लौट के आऊँगा। तो फिर
अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी 3 दिन बाद। नमस्कार।